हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी और आप क्वेश्चन को करने में आसानी मिले होगी। ठीक है, तो आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करने कैसे। मैं यही कहूँगा कि आप साथ के साथ वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो बाद में अगर वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपसे गलती कहाँ हुई थी। जिस तरह आप हमारे साथ बने हुए हैं इसी तरह अगर आप हमारे साथ बने रहें तो आप अभी नहीं 1-1.5 महीने बाद अपना रिजल्ट देखेंगे कि आपकी स्पीड कितनी इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है जतिन एक काम पर काम करना शुरू करता है। कोई एक काम है उस पर काम करना शुरू करता है और 18 दिनों तक काम करके 60% काम पूरा कर लेता है। 18 दिन में जतिन जो है अकेले 60% काम पूरा कर लेता है। काम को पूरा करने में मदद करने के लिए वह सुशांत को काम पर रखता है। किसको? सुशांत को। और दोनों मिलकर 10 और दिनों तक काम करते हैं। मतलब 60% काम जो है 18 दिनों तक किसने किया? जतिन ने किया। अब 10 और दिन जो है वो किसके साथ? सुशांत के साथ मिलकर के उसने काम को कंप्लीट कर लिया। अगर ये बताइए हमें कि जतिन अगर 18 दिनों में 60% काम कर सकता है तो पूरा काम वो कितने दिनों में कर सकता है? अगर 60% काम वो 18 दिन में कर सकता है तो पूरा 100% कार्य वो कितने दिन में कर सकता है? तो 1% का मान कितना? 18/60। तो 100 कोई भी कार्य क्या होती है? 100% मतलब पूरा कार्य। तो कितने दिनों में करेगी? 18/60 गुणित 100। सॉल्व कर लीजिए इसे। 20×3 = 60, 20×5 = 100, 3×6 = 18, 6×5 = 30। तो जतिन कितने दिनों में पूरा कार्य कर लेगा? अगर अकेले करे तो 30 दिनों में। ठीक है, और क्या करता है कि अब सुशांत के साथ आ जाता है। जतिन जो है जतिन के साथ अब सुशांत आ गया। अब बचा कितना कार्य? 40%। कितना बचा? 40%। अगर 40% कार्य 40% कार्य वो कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। दोनों मिल करके 40% कार्य 10 दिन में करते हैं। तो 100% कार्य कितने के दिन में करेंगे? तो कितना होगा? 10/40 गुणित 100। यही तो होगा। 1 0 से 1 0, यहाँ 25। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। तो अगर जतिन और सुशांत अगर उसी कार्य को करें तो पूरा कार्य वो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? 25 दिनों में। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 150, जो कि हमारा हम हो गया टोटल वर्क। हमने मान लिया इसे टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क में टाइम है इनका, टाइम से भाग दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें? इफिशियंसी। तो यहाँ कितना होगा? 3×5 = 15। जतिन की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5। और जतिन प्लस सुशांत की इफिशियंसी 25×6 = 150, 6 आ गई। तो यहाँ पे अगर जतिन की 5 है, जतिन प्लस सुशांत की इफिशियंसी 6 है, तो सुशांत की कितनी हो जाएगी? 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, सॉरी 1। तो सुशांत की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1। अब कह रहा है कि जतिन जो है सुशांत से कितने प्रतिशत अधिक कुशल है। अब हमें कि दोनों की इफिशियंसी पता है। कुशल मतलब क्या? कितना इफिशियंट है वही पूछ रहा है। जतिन और सुशांत। जतिन का कितना एफिशिएंसी? 5 है। सुशांत कितना है? 1 है। तो कह रहा है जतिन जो है सुशांत से
कितने % अधिक कुशल है? किससे? सुशांत से कितना अधिक है ये? 4 अधिक है। तो 4 अधिक है, किससे पूछ रहा है? सुशांत से। सुशांत का ये हो गया, इंटू 100 कर देते हैं। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 400%। कितना है? 400% अधिक कुशल है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आप सीधे सीधे कर सकते थे, 4 अधिक है, 4/1 गुणते 100 में 400 सीधा। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस आप करते रहें तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। ये लिख के समझाना नहीं है आपको किसी को, ठीक है, आपको सिर्फ अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हमारा? डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आप सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो आप पढ़िए, फिर बताता हूँ कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि 5000 में से कुछ राशि जो है 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई थी और बाकी राशि जो है 20% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दी गई थी। इस प्रकार 2 वर्षों में दोनों राशियों से एकत्रित किया गया कुल साधारण ब्याज 1700 रुपये था। तो वह राशि कितनी थी जो 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई थी? तो इसका मैं 2 मेथड बताता हूँ, एक बेसिक, दूसरा आप ट्रिकी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम जो 10% पे दी गई, मान लिया हमने जो 10% पे अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल दी गई, वो कितनी है? x, ठीक है, वो कितनी है? x। और जो 20% पे दिया गया वो कितना हो जाएगा फिर? क्योंकि टोटल तो हमने 5000 दिया था, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 5000 माइनस x, ठीक है। कह रहा है 2 वर्षों में दोनों राशियों से एकत्रित कुल साधारण ब्याज 1700 था, ठीक है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो हमें पता है PRT/100, ठीक है, प्लस PRT/100 बराबर 1700। मतलब एक 10% वाला हो गया, एक 20% वाला, ठीक है। दोनों को मिला के कितना है सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें? 1700। तो रख देते हैं हम मान। पहले में कितना है? x के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10, टाइम कितना था? 2 साल, अपॉन 100। और दूसरे में क्या है? अब अमाउंट कितना हमारा, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा? 5000 माइनस x, r का मान कितना? 20% अपॉन 100। 1700, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं हम। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 10। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 5 चौका 20,000, 5000 था, 20,000 माइनस 4x अपॉन कितना हो जाएगा? 100 बराबर 1700, ठीक। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? न्यूमिनेटर जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो प्लस का 2x माइनस का 4x कितना से बचेगा? सॉरी, यहाँ 20,000 होगा, ठीक है। तो 20,000 माइनस 2x, और ये 10 का गुणा हम इधर कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 17,000। कितना? 17,000। तो 2x बराबर कितना होगा? 2 को इधर ले जाते हैं, 17 को इधर, तो कितना हो गया? 3,000। कितना? 3,000। x का मान कितना आ गया हमारा? 1500। हमसे पूछा क्या था? 10% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दी गई राशि कौन सी है? x ही तो थी। x का मान कितना आ गया? 1500 रुपये। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ए। कौन सा आंसर सही है हमारा? ए वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड, ये बेसिक समझ लीजिए, जो मैंने प्रोसेस पूरा बेसिक से बताया, फॉर्मूला रख के, ठीक है। अगली मेथड मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसे करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। मिटा देता हूँ मैं। तो मिटा दिया हमने।
तो चलिए मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। कह रहा है कि एक को जो है उसने 10% पे दिया और दूसरे को कितने पे दिया, 20 पे। एक को दिया 10% पे और दूसरे को दिया 20% पे। इंटरेस्ट कितना मिला, 1700 रुपये मिला। कितना मिला इंटरेस्ट, 1700। 1700 इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए अगर वो एक ही जगह इन्वेस्ट करता तो 1700 इन्वेस्ट प्राप्त करने के लिए 5000 पर कितनी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे देता कि उसे 1700 मिलता। ठीक है, तो इंटू 100। तो क्या सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ सॉल्व पर 5 3 15, 5 3 15, 5 चौका 20, कितना आ गया 34%। ये जो है किसकी बात कर रहा है, 2 साल में जो है 1700 जो ब्याज प्राप्त हुआ हमें दोनों का, वो 2 साल में प्राप्त हुआ। यहाँ हमने लिखा कितना है, 10 20, 10 और 20, ये 1 साल का है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो क्या है कि वो हमारा जो है प्रिंसिपल पे ही लगता है। तो 1 साल में अगर 10% मिला तो दूसरे साल में क्या मिलेगा, 20% 2 साल में। यहाँ पे 2 साल में कितना मिलेगा, 40%। कितना मिलेगा, 40%। कितना मिलेगा, 40%। तो अगर मैं एक ही जगह इन्वेस्ट करता तब कितना मिलता, 34% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता में से। तो हमारा जो आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट है ये, इंटरेस्ट। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा, 14, इधर कितना 6, तो 2 3 6, 2 7 14, कितना आ गया। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल का रेशियो। और क्या है ये प्रिंसिपल का रेशियो क्यों आया, क्योंकि हम जो है वो ब्याज किस पे प्राप्त कर देखते हैं, ब्याज हम किस पे प्राप्त मिलता है हमको, इंटरेस्ट में किस पे मिलता है, मूलधन पे ही तो मिलता है। जो हम प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं उसी पे। तो ये हमारा जब इंटरेस्ट हो गया तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। कितना कितना इन्वेस्ट किया था, 7 3 10 यूनिट बराबर कितना, 5000। टोटल हमने कितना दिया था, 5000। तो एक यूनिट का मान कितना, 500। तो हमसे पूछा क्या है, 10% वाला। 10% वाला कौन सा था, ये था। तो 10% वाला हमारा कौन सा था, ये था। तो एक यूनिट का मान 500, तो 3 यूनिट का मान कितना, 3 गुणित 500 बराबर 1500। कितना आ गया हमारा, 1500। कौन सा सही है हमारा, ये। तो समझ में आ गया होगा आपको ये भी मेथड। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, आप लोग इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, वीडियो रोक के सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। क्योंकि देखने से वो चीज़ें तो तुरंत समझ में आ जाती हैं कि कैसे हुआ, लेकिन क्या है बाद में आप जब करने बैठोगे तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो इसीलिए आप ट्राई भी कीजिए। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। एक रासायनज्ञ है, कोई केमिस्ट है, के पास 20 लीटर का कोई घोल है जिसमें मात्रा के हिसाब से 20% सल्फ्यूरिक एसिड है। वह इस घोल को पानी मिलाकर 5% तक बनाना चाहता है, तो उसे कितने लीटर पानी मिलाना होगा। ठीक है, 20 लीटर का कोई घोल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है 20% है, तो 80% क्या है, पानी है हमारा। 100% होता है कोई चीज़ अपने आप में, तो अगर 20% सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाँ 80% क्या है, पानी है। ये आपको भी पता हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोई 20 लीटर का घोल है, मिक्सचर है, सल्फ्यूरिक एसिड को S मान लिया, वाटर को W मान लिया। अगर 20% सल्फ्यूरिक एसिड है तो 80% वाटर होगा, तो इसका रेशियो क्या है, 1:4 का रेशियो है। तो मतलब 5 यूनिट बराबर 20, 5 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट का मान 4। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कितना है, 4 लीटर है, और हमारा वाटर कितना है, 16 लीटर है। इसमें पता चल गया। आगे कह रहा है इस घोल को पानी मिलाकर 5% तक बनाना चाहता है, तो क्या करें। अब सल्फ्यूरिक एसिड 5% चाहता है तो 95% क्या होगा हमारा,
95% क्या होगा, वाटर होगा। तो इसका रेशियो देख लेते हैं कितना है, 1:19 का है। ठीक है, ये कितना है, 1:19 का। और मिलाना क्या चाहता है वो, मिलाना क्या चाहता है, पानी मिलाना चाहता है। तो हमें ये बताना है कि वो कितना पानी मिलाए कि ये 5% आ जाए। तो हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ मान कितना था, 1, यहाँ भी 1 है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में तो हम कोई चेंजिंग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अलग होता, यहाँ पे अलग होता तो हमें पहले उसको बराबर करना होता, लेकिन ये ऑलरेडी बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड पहले 4 लीटर था तो अब भी तो 4 लीटर ही होगा हमारा। कितना होगा, अब भी तो 4 लीटर है, उसमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो 1 यूनिट के मान 4 लीटर, तो 19 लीटर का मान कितना हो जाएगा, 76 लीटर। कितना होगा, 76। पहले कितना था, 16, अब कितना हो गया, 76। तो हमने ऐड कितना किया, 60 + 16 76 होता है। तो हमने ऐड कितना किया, 60 लीटर ऐड किया। तो कौन सा हमारा आंसर, सी। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और रही बात कि आप सोचिए कि एक दिन में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो वो बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 महीने। होम्योपैथिक दवा का मतलब क्या होता है कि आपने अगर एक दिन गैप किया तो आप 7 दिन पीछे हो जाते हैं। होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो यही बोलते हैं कि अगर आपने दवा एक दिन छोड़ा, एक टाइम, तो आप 7 दिन पीछे हो गए, मतलब आपको 7 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो भी कोर्स था। तो उसी प्रकार ये भी है, अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो आपको अगले 7 दिन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, कह रहा है सुनील और रवीश दो दुकानदार क्रम से 800 रुपये और 1600 रुपये में एक वस्तु खरीदते हैं। सुनील और रवीश जो हैं वो क्या करते हैं कि 800 रुपये और 600 रुपये में एक वस्तु खरीद के लाते हैं। रवीश अपने लेख का मतलब, लेख मतलब क्या होता है, लेख मूल्य मतलब, अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ लिया कीजिए। क्या कर रहा है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहा है, मार्क प्राइस तक X% बढ़ा देता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को, लेख मतलब कॉस्ट प्राइस को X% बढ़ा देता है और उस पर X/2% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, उसको क्या करता है कि पहले X% बढ़ा देता है, फिर उसी पे X/2% की छूट देता है। जबकि सुनील क्या करता है, अपने कॉस्ट प्राइस का X% बढ़ाता है, और जो बढ़ाता है उसी पे क्या करता है, वो बेच देता है, और दोनों का प्रॉफिट क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कि हमारा ये कोई वस्तु है जिसकी कीमत 100 रुपये है। ठीक है, अगर कोई वस्तु हमारी है, अगर उसकी कीमत 100 रुपये है, अगर मैं कहूँ कि मैं इसका प्राइस 40% बढ़ा देता हूँ, मैंने 40% बढ़ा दिया, तो इसकी कीमत अब कितनी हो गई, 140 रुपये हो गई। 100 का 40% कितना होता है, 40। पहले 100 थी, अब 140 हो गई। फिर मैं कह रहा हूँ कि 10% की मैं छूट दे देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि 10% मैं छूट दे देता हूँ। अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 140 का 10% कितना होता है, 14, मतलब 126। मैंने बेचा कितने में, 126 में। बढ़ाया कितना था, ये मार्क प्राइस हमारा हो गया, ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 26 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 100 पे। इंटू परसेंटेज में देखना है तो इंटू 100 कर दिया। मतलब देखा जाए तो एक सीधे सीधे 26% की हमें प्रॉफिट हुई। सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 26% की प्रॉफिट हुई। तो यहाँ पे भी ये चीज़ कह रहा है कि रवीश अपने लेख का मूल्य का X% बढ़ा देता है और X/2% की छूट प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मूलधन का कितना, 26% प्रॉफिट होता है। मूलधन का 26% प्रॉफिट होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 26% प्रॉफिट होता है। तो ठीक है, अब मिटा देता हूँ मैं इसे। तो जो हमने बताया वो समझ में आ गया होगा आपको। तो हम क्या करते हैं कि किसी की मूल्य में X% बढ़ाते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले क्या किया, X% बढ़ाया तो मैंने X% बढ़ा दिया। एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही तो होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर दो छूट दे रहा है या फिर दो डिस्काउंट दे रहा है तो क्या करते थे, यही फार्मूला लगाते थे और एक डिस्काउंट हम निकाल लेते थे, चाहे वो दो डिस्काउंट दे और किसके बराबर, या इसके बराबर। ठीक है, तो चलिए क्या कर रहा है कि हम मान लेते हैं, ये कह रहा है कि आगे रवीश ने अपने लेख पर x% बढ़ा दिया। तो क्या कर रहा है, पहले x% बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है, x/2% घटा रहा है। ठीक है, और प्लस कितना, x बढ़ा रहा है तो x का मान रख दिया a, और फिर y का मान कितना आ रहा है हमारा, x माइनस, घटा रहा है तो मतलब माइनस में 100। ये माइनस प्लस क्यों लिया आपने, ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये जो मैंने क्या किया, जब बढ़ा रहा है तो उसको प्लस ले लिया, और जो घटा रहा है उसको हमने माइनस ले लिया, तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस x/2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का x²/200। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाने घटाने से अच्छा है कि मैं अगर इस पे दे दूँ तो क्या हमें मिल जाएगा डायरेक्ट, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, आगे कह रहा है कि जबकि सुनील भी अपने लेख का मूल्य इतना बढ़ाता है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितने की हुई, सुनील पे कितने की प्रॉफिट होगी, सुनील पर एक्चुअल प्रॉफिट कितनी होगी, ये किसकी थी, रवीश की थी। ये किसकी है, सुनील की एक्चुअल प्रॉफिट कितनी है, एक्चुअल AUCT, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, कितना है, जो बढ़ा रहा है उसी पे तो बेच रहा है, तो वही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस से जो बढ़ा रहा है वही तो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हो गया, x/2%। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, इतना %। ठीक है, ये परसेंटेज में है क्योंकि मैंने यहाँ x%, यहाँ x/2% था, यहाँ तो ऑल ओवर परसेंटेज में ही था ना, तो हमने परसेंटेज लिखा नहीं था। चलिए ठीक है, यहाँ मोहित को प्रॉफिट से कितना % प्रॉफिट हुआ, दोनों की प्रॉफिट क्या है, समान है, कह रहा है दोनों की प्रॉफिट समान है। तो ये रवीश की प्रॉफिट, ये किसकी प्रॉफिट, सुनील की प्रॉफिट बराबर है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। सुनील कितना है, 800, 800 पे कितने की प्रॉफिट होगी, x/2 %। यहाँ पे रवीश की कितनी है, 1600 रुपये पे प्रॉफिट कितनी होगी, कितना निकल के आया हमारा, यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 2x में से x गया, x/2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस x/100 यही आएगा %। तो कितना आ गया, x/2 1 माइनस x/100 %। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x/2 से x/2 कैंसिल, 8 दूनी 16। अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। यहाँ क्या बच गया, 2 को उधर ले जाते हैं तो कितना, 1 माइनस x/100। यहाँ क्या बचा था, 1, तो अब 2 को ले जाएंगे, ऊपर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2। अब इसको इधर लाते हैं तो कितना होगा, 1 माइनस 1/2 बराबर x/100। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। हमसे पूछा क्या है, x का मान ही तो पूछा है, कितना, 50%। यहाँ भी हमारा कितना है, 50%। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि हम इनका क्या है कि छूट जो दे रहे हैं और जो बढ़ा रहे हैं उसका हम एक्चुअल वैल्यू 3-4 जगह हम बढ़ाना घटाने से अच्छा है कि हम जो देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, और उसी पे वही जो बढ़ रहा है तो वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस से ही तो प्रॉफिट निकालते हैं, कितना बढ़ा,
तो वही हमारा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे भी क्या है, वही हमने किया। ठीक है, तो दोनों आपस में प्रॉफिट बराबर थे तो बराबर करके सॉल्व कर लिया। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है जब उनके पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय माता पिता की आयु का अनुपात कितना था? 9 और 8 का अनुपात था। जब सन का जन्म हुआ तो कितना था? 0 उसकी एज रही होगी। द फादर एंड मदर की रेशियो कितनी थी एज की? 9:8। कितनी थी? 9:8 की रेशियो थी। कह रहा है जब पुत्र अपनी वर्तमान आयु का दोगुना हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में पुत्र की एज कितनी है? x, तो फादर एंड मदर की एज कितनी होगी? रेशियो हम मान लेते हैं ये एज कितनी है इनकी इस टाइम? 9y इंटू 8y की एज है। अब क्या कह रहा है कि जन्म के समय अभी प्रेजेंट एज में उसकी एज कितनी है? x है। तो फादर की कितनी हो जाएगी? 9y प्लस x। और मदर की कितनी होगी? मदर की कितनी होगी? 9y, सॉरी 8y प्लस x। यही तो होगी इनकी एज प्रेजेंट टाइम में। कह रहा है आगे कि जब पुत्र अपनी वर्तमान आयु का दोगुना हो जाए, पुत्र अब वर्तमान आयु का दोगुना हो गया, तब पिता माता की आयु का अनुपात 17:6। दोगुना हो गया तो प्रेजेंट टाइम में कितना था इनका? इतना। और दोगुने के बाद उनकी एज क्या होगी फादर एंड मदर की? कितनी हो जाएगी? 9y प्लस 2x और 8y प्लस 2x। यही तो होगा, क्योंकि भाई उस समय उनकी एज 0 थी। अब जब ये 2 गुना हो गया तो पहले प्रेजेंट टाइम में x था, तो अब 2 गुना की बात कर रहा है तो क्या हो गया? 2x हो गया। तो अब इनकी एज कितनी हो जाएगी? पहले 9y थी, 8y थी, अब 9y प्लस 2x, 8y प्लस 2। इनकी जो बोल रहा है रेशियो कितनी थी? अब दुगुना होने के बाद इनकी रेशियो, एज की रेशियो कितनी आ गई? 17:16। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो कितना होएगा? 16 9 144 प्लस 16 दूना 32 x। इधर कितना हो जाएगा? 17 8 136 प्लस 17 दूना 34। ठीक है, इसको x को इधर लाते हैं, y है ना, सॉरी ये y था, ये y था, ये x है। तो ये y को इधर लाते हैं तो इधर कितना हो जाएगा? 8y। x को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x। तो x बराबर कितना? 4y। तो एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया हमारा? एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया हमारा? एक्स का रेशियो आ गया हमारा 4 और वाई का रेशियो हमारा कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। कितना आ गया हमारा? 1। यही तो आया। तो चलिए, चलिए कितना आ गया? 4 और 1 आ गया। तो अगर मैं इसका x बराबर 4 के मान लो और y बराबर 1 के हो जाएगा फिर। ठीक है, अब मान रख देते हैं। पूछा क्या है हमसे? तो वर्तमान में पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या था? यही तो हमारा था प्रेजेंट हमारा क्या था? यही था। फादर एंड मदर का कितना रेशियो है? 9y प्लस एक्स। और इनका कितना था? 8y प्लस एक्स। तो रख देते हैं, y का मान कितना? 1 के है, तो 9 के प्लस 4 के। और इधर कितना? 8 के हो जाएगा। y का मान 1 के है तो 8 के प्लस इधर कितना? सॉरी 2 के, 4 के हो जाएगा, क्योंकि 4 के है x का मान।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 9 4 13, 8 4 12, कितना 12, कितना आ गया 13 इंटू 12 का रेशियो हो गया किसका, फादर एंड मदर का प्रेजेंट रेशियो कितना आ गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, 13 इंटू 12 का रेशियो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, चलिए आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ वेरिएबल दे करके आपको डराने की कोशिश की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको वेरिएबल दे करके डराया जा रहा है। तो आप डरिए नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो मैं तो बैठा ही हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ए ने योजना पी में, ए है कोई जो योजना पी में 20,000 का x+5% प्रतिवर्ष की दर से और x+2 वर्षों के लिए, और योजना क्यू में 25,000 का निवेश x+9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और x+5 वर्षों के लिए ब्याज पर निवेश करता है। यदि पी और प्राप्त योजना क्यू के ब्याज का 1/3 है तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो जो कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक भी आना चाहिए। ठीक, तो अगर देखा जाए पी और क्यू हैं दो, हमारे पास दो जगह इन्वेस्ट कर रहा है, तो पी के पास कितना इन्वेस्ट कर रहा है, प्रिंसिपल हमारी कितनी है 20,000, पी और आर कितना है x+5, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, और टाइम कितना कह रहा है x+2, कितना टाइम इतना लग रहा है, अपॉन 100 होता है, तो आपको पता है। क्यों में क्या कह रहा है कि ये चीज़ 25,000 इन्वेस्ट कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा x+9, और टाइम कितना है x+5 अपॉन 100। ये क्या है हमारे, ये P का SI है, ये Q का SI है तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे कह रहा है यदि योजना P में ये इन्वेस्ट की गई थी, प्राप्त ब्याज योजना Q से प्राप्त ब्याज का 1/3 है। तो मतलब क्या है, अगर 1/3 इसका कर दिए तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अगर मैं Q का Q का जो इंटरेस्ट आया हमारा उसका अगर 1/3 कर दूं तो क्या हो जाएंगे, दोनों इंटरेस्ट आपस में बराबर हो गए, तो बराबर कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से 55 25, 5 चौका 20, और कुछ कट रहा है x+5 कट रहा है, x+5 काट दिया। अब सॉल्व करते हैं, ये 3 बटे में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 बराबर ये 5 का गुणा कितना 5x, 5 9 45, कितना हमारा यहाँ बचा है, ये तो x+2 तो हम भूल ही गए भाई, तो यहाँ पे कितना है 12x x+2। अब सॉल्व करते हैं, तो 12x + 24 बराबर कितना 5x + 45, तो कितना आ गया यहाँ, इसको इधर लाते हैं इसको उधर लाते हैं, तो 7x बराबर इधर कितना आ जाएगा 21, तो x बराबर कितना 3, कितना 3। तो हमसे पूछा क्या है, तो x का मान बताना है, तो x का मान हमारा कितना आ गया 3, तो कौन सा हमारा सही हो गया B। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत हार्ड नहीं था, वो सिंपल था, मैंने कहा ना आपको वेरिएबल देके कंफ्यूज किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि रामू ने वस्तु ए और बी दोनों का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया।
अधिक अंकित रखा है। ठीक है, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य का 2 गुना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं तो वस्तु ए का क्रय मूल्य, तो हम मान लेते हैं वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु बी का सीपी कितना है, हमने मान लिया है एक्स है। तो ए का कितना होगा सीपी, कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि दूने है 2 गुना है बोल रहा है। ठीक है, तो टोटल सीपी कितनी हो गई हमारी, दोनों को मिला के टोटल ए और बी की कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस 3x। अब आगे कह रहा है कि बिक्री के समय रामू ने दोनों वस्तुओं का कुल 120 की छूट देता है और कुल पर 10% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है लाभ, 10% का। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 10% का मान आप जानते हैं, 10% का लाभ कब कमाएगा, जब 10 की वस्तु कितने में बेचेगा, 11 में। यही तो होता है कि 10% का मान कितना है, 1/10। अगर 10 का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो 10 का सामान कितने में, 10% के प्रॉफिट मतलब 1 बढ़ा के बेचना पड़ेगा 11 में। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखो, कह रहा है यहाँ पे पहले ही बोल रखा था उसने कि रामू ने वस्तु ए का वस्तु बी के अंकित मूल्य से, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा है, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा है। तो मार्क प्राइस क्या रखा है इसने, सीपी से कितना रखा है, अगर 20% का मान कितना होता है 1/5, तो उसने कितना रखा है 6 रखा है। ठीक है, कितना रखा है 6 रखा है। तो यहाँ पे सीपी 5 है, यहाँ सीपी 10 है, तो हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। यहाँ पे सीपी कितना है, ये ध्यान देना है कि सीपी जो हमारा है वो ए प्लस बी दोनों का है, यहाँ ए प्लस बी दोनों का है। ठीक है, सीपी जो है ए प्लस बी दोनों का है, यहाँ ध्यान देना है, ये मार्क प्राइस भी। ठीक है, तो अब यहाँ सीपी क्या है एमपी, एंड यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 11 है, तो हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 10, एमपी सीपी ए प्लस बी का, और यहाँ कितना आ जाएगा ये एसपी। तो कितना है एमपी कितना हमारा आ गया 12, सीपी कितना है 10, और एसपी हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 11, और हमारा सीपी कितना है यहाँ 3x। अगर 10 यूनिट का मान 3x है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 10 यूनिट का मान 3x है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3/10x, और 3x/10, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा 12×3 = 36 x/10, तो 11 यूनिट का मान कितना होगा 33/10 x। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे कह रहा है कि बिक्री के समय रामू ने दोनों वस्तुओं पर कुल 120 रुपए की छूट दी। ये हमारा क्या था मार्क प्राइस, ये भी तो टोटल हमारा ए बी का था, और ये कॉस्ट प्राइस, तो छूट कितने की दी उसने, देखा जाए तो छूट कितने की दी, ये दोनों की बात हो रही है, छूट कितने की दी उसने 36x/10 माइनस 33x/10, यही तो हमारी छूट हुई, जो मार्क प्राइस था और जितने बेचा वही तो हमारी छूट हुई। लेकिन ये कह रहा है कि 120 रुपए की छूट दिया उसने, कितने 120 रुपए की। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x/10 = 120, तो 3 चौका 12, 40 आ गए हैं, तो x का मान कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। तो हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का हमारा क्रय मूल्य कौन सा है, कौन सा है ये, तो ए वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना है 2x, तो x का मान हमें पता है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800। तो कौन सा आंसर सही है इसमें, कोई नहीं, तो ई वाला। ठीक है, तो
तो समझ में आ गया होगा ये भी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको डिवीज़न में दे करके कंफ्यूज कर रहा है आपको कि 40/3 है, 120/7, वो कंफ्यूज कर रहा है आपको। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपके लिए लेके आया सिलेक्शन का होम्योपैथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, जिससे आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाए, ठीक है। चलिए अब पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, बताता हूँ कैसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में, 40/3 दिन में, 40/3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर कितने दिन में, 120/7 दिन में। तो यदि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो चलिए हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब टोटल वर्क निकालने के लिए आप कंफ्यूज हो जाए, 40/3 का एलसीएम क्या लें, ठीक है। तो एलसीएम आपको कुछ नहीं लेना है, आपको एलसीएम सिर्फ लेना है न्यूमरेटर का, इसका 40 का 120 का, 40 का 120 का एलसीएम कितना होता है, 120 ही होगा। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इफिशियंसी निकालने की बारी आई, क्योंकि टाइम दिया है ये टोटल वर्क, तो हमारी इफिशियंसी निकल जाएगी। तो हमारी इफिशियंसी कैसे निकलेगी, अगर 120 टोटल वर्क है हमारा और 40/3 से भाग दें टाइम से, तो कितना होगा, इफिशियंसी आएगी ना। तो 120 टोटल वर्क अपॉन टाइम कितना है, 40/3। अब 4×3=12, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 3×3=9 आ जाएगा। कितना आ जाएगी हमारी, ऐसे 9 आ गया ये। 120/120/7 तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 7 आ जाएगा। ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 आ गई हमारी, और बी प्लस सी की इफिशियंसी हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आगे चलते हैं। कह रहा है बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो वो क्या है, 5 दिनों में इन्होंने तो कुछ काम किया होगा। बी प्लस सी ने 5 दिनों में बी सी द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य कितना होगा हमारा। अगर बी प्लस सी की इफिशियंसी में पता हो और टाइम तो दिया ही है, तो टोटल वर्क निकल आएगा ना। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी पर डे इनटू टाइम। मतलब अगर आपको पर डे बता दिया जाए कितना काम करते हैं आप, और 7 दिन तक 8 दिन तक जितना काम करना है, तो कितना बता नहीं सकते कि आप 7-8 दिन में कितना काम किए आप। अगर मान लीजिए पर डे आप 5 फल बेचते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि 7 दिन में कितना फल बेच लेंगे, तो आप बता नहीं पाएंगे कितना फल बेचते हैं, 35 फल। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ पे कितना कार्य करेंगे, इनकी इफिशियंसी दोनों की मिला के है 7, और काम 5 दिन कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना किया इन्होंने, 35। कितना काम किया, 35। कितना काम किया इन्होंने, 35। तो चलिए अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, अब 35 तो इन्होंने कर दिया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया हमारा, 120 टोटल था, 35 इन्होंने कर दिया, तो बच कितना गया, 85। अब आगे कह रहा है कि शेष कार्य को ए अकेले 17 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अगर 85 काम ए अकेले 17 दिनों में कर सकता है, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, पर डे की काम कितना होगा, वही तो एफिशिएंसी होती है हमारी। तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी, इफिशियंसी ऑफ ए। इफिशियंसी के लिए क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, वर्क कितना है 85, और टाइम कितना है 17 दिन। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 आ गई, मतलब पर डे 5 वर्क करता है, ठीक है।
तो अब a प्लस बी की इफिशियंसी 9 है, a की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई, तो b की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी यहाँ, 4। अब b की इफिशियंसी 4 आ गई तो c की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। अब हमें तीनों की इफिशियंसी हमें पता हो गई, ठीक है, तीनों की इफिशियंसी अब हमें पता हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर साथ में कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर, तो टाइम कितना होगा, ठीक है, वर्क तो हमारा कितना है 120 है, इनकी इफिशियंसी कितनी है 4 3 7 5 12 है, तीनों की इफिशियंसी तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में, 10 डेज में। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो दिया रहे उसी से आप क्या करते हैं कि सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में कॉन्सेप्ट कर जाएंगी, अच्छा ये दिया है तो ऐसे करके हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा भी इधर उधर हुआ क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप इसे पढ़ लीजिए, सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, पढ़िए ज़रूर, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, और आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक व्यक्ति जो 50 किमी प्रति घंटा की गति से चलती हुई ट्रेन में बैठा है, कोई एक व्यक्ति है, ये हमारी ट्रेन हो गई, सॉरी ट्रेन भाग रही कहीं दूसरी तरफ, ये हमारी क्या हो गई, ट्रेन हो गई, ठीक है। इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, कहीं बैठा है, अब मुझे नहीं पता कहाँ बैठा है, ठीक है, बैठा है व्यक्ति, सामने से कोई मालगाड़ी आ रही है, ठीक है, मालगाड़ी आ रही है, और इसकी स्पीड जो है 50 किमी प्रति घंटे है, ठीक है, और 9 सेकंड में से पार कर जाती है, और इसकी जो लंबाई है मालगाड़ी की 187.5 मीटर है। तो आप हमें बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सामने से अगर ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है तो क्या होगा, कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करनी पड़ेगी। ये हमारी ट्रेन है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, तो देखा जाए तो मालगाड़ी हमारी यहाँ पहुँची है, मालगाड़ी ये है हमारी, उसका मुंह यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पहुँची है, फिर चलते 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 अब कहाँ पहुँच जाएगी, अब व्यक्ति यहीं बैठा है, हमारी जो ट्रेन है वो कितनी होगी, कहाँ पहुँचेगी, उसका मुंह यहाँ आ गया, टेल यहाँ है, पूंछ। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मालगाड़ी ने सिर्फ, अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो मालगाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ अपना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, देखा जाए तो अपना ही। मान लीजिए अगर वो स्थिर रहता, व्यक्ति कोई स्थिर है, व्यक्ति कोई स्थिर है, अगर उसे मालगाड़ी क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सिर्फ अपनी ही लंबाई के बराबर, तो ठीक है। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस हमें कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना, मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, मालगाड़ी की लंबाई के बराबर ही तो 187, यही 187.5 तो ट्रेवल करनी पड़ेगी इसे। अब स्पीड की बात कर लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी, स्पीड क्या होगी, अगर गाड़ी इधर से जा रही है जिसमें व्यक्ति बैठा है और मालगाड़ी इधर से आ रही है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, एक दूसरे को क्या तेजी से क्रॉस करेंगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी।
अगर मान लीजिए कि किसकी स्पीड, ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उसकी स्पीड दे रखी है 50, ठीक है, लेकिन मालगाड़ी की स्पीड नहीं देख रही है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, वी मालगाड़ी एम, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है। आपको गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए कि ये देखिए, ये मीटर में है, ये किस में है, सेकंड में है, तो यहाँ 50 क्या है, किलोमीटर में है, तो 50 किलोमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 250/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम 50 न रख करके क्या रखेंगे, हम यहाँ 250 मीटर पर सेकंड, 250/8, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। कितनी आ जाए, ये हो गई इतना। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, आपको पता है कि v बराबर d/t, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है इसकी, 250/18 प्लस vm, डिस्टेंस कितना है 187.5, अपन टाइम कितना है 9। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो vm बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं, 250 माइनस 250/18 माइनस, इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि ये प्लस को प्लस रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस हो गया हमारा 187.5 माइनस 250/18 हो जाएगा, vm बराबर यही तो होगा हमारा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो LCM इनका कितना हो जाएगा, vm बराबर LCM कितना हो जाएगा 18, और 9 से भाग दिया तो 2, 187, 18 36, 360 15 कितना होगा 375 माइनस 250, तो ये कितना आ गया हमारा, vm का मान कितना आ गया 125/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ किमी प्रति आवर में पूछा है, तो अगर किमी प्रति आवर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 18/5 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 18/5 से हमने गुणा कर दिया, और सॉरी 18/5 से, बोल रहा हूँ कुछ लिख रहा हूँ कुछ, तो 18/5 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, 18 से 18 कैंसिल, 25 पंचे 125, तो vm का मान कितना आ गया, मालगाड़ी की स्पीड 25 किमी प्रति आवर, कितनी आ गई 25 किमी प्रति आवर। तो कौन सा हमारा सही है, सी। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, वो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि अगर ट्रेन में बैठा व्यक्ति को पार करनी है तो जो दूसरी ट्रेन होगी वो अपनी सिर्फ हाइट के बराबर ही, ना कि पूरी ट्रेन की बात कर रहा है, क्योंकि अगर वो स्थिर होता मान लीजिए, तब स्थिर करके देख लीजिए, उसको डिस्टेंस देखना है तो उसको स्थिर करके देख लीजिए, बाद में अगर वो चल रहा है तो उसको रिलेटिव स्पीड घटा देते थे हम, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये भी ट्रिक ही है, ट्रिक मतलब नहीं कि आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ट्रिक मतलब ये है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत होइए, बस आप माइंड स्थिर करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक। चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो बताइए कि वह राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में हर साल क्या मिलता है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई भी राशि, मान लेते हैं हमारी जो प्रिंसिपल थी वो x थी, और कह रहा है कि 5 साल में 5 ईयर में वो कितनी हो जाती है
2x मतलब 2 गुना हो जाती है। अगर x थी तो 2 गुना हो जाती। तो यहाँ पे देखा जाए तो p प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमारी प्रिंसिपल पहले कितनी थी x, और हमें कितना मिला x इंटरेस्ट मिला, तभी तो 2x हुआ। ठीक है, तो हर 5 साल में हमें क्या मिलेगा, x इंटरेस्ट ही तो मिलेगा। इंटरेस्ट क्या मिला हर 5 साल में, x, क्योंकि किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगी हमारी 3x हो जाएगी। अब फिर क्या हुआ, फिर हमें x इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि प्रिंसिपल हमारा x है। यहाँ पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ प्रिंसिपल x है, इंटरेस्ट 2x है। तो हमें प्रिंसिपल ही तो पे इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में, जो कि x मिल रहा है। अब कितना हो गया हमारा 4x हो गया। कितने साल में, 5 साल में। देखा जाए तो 4 गुना तक पहुंचने के लिए उसे कितने साल लगे, 5 साल 5 साल 5 साल 15 साल। 15 साल में वो 4 गुना हो गई। क्या हो गई, 15 साल में 4 गुना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बस ये आपको याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और मेरा भी आपको पढ़ाने में मोटिवेशन बना रहे। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है।